अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है इरम मुश्ताक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे लाइव शो द इनसाइट्स फेयर में, जहां पर हम अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनसे तालीमी गुफ्तगू जो है वो करते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज मेरे साथ जो हैं बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर शाहिद रिजवान, जो कि मुल्तान के रिहायशी हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एज अ इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमात जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये तालीम और टेक्नोलॉजी को एक लाजमी जुज़ समझते हैं और इसी जज्बे के साथ इन्होंने 2010 में तदरीसी मैदान में अपना जो है वो कदम बढ़ाया और अपनी जो है वो लोगों को पढ़ाना शुरू किया और ये नौजवानों को अमली तौर पर मजबूत और टेक्निकल एतबार से खुद कफील देखना चाहते हैं और यही इनका मिशन है। और मेरा मानना ये है कि सच्ची तालीम वो है जो कि इंसान को सोचने, समझने, बनाने और आगे बढ़ने का हौसला दे सके। और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि ये तालीम जो है इसको सिर्फ जो है किताबों की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको अमली भी होना चाहिए ताकि वो दुनिया में फ़ायदेमंद हो सके। तो मैं अपने स्टेज पर खुशामदीद कहती हूँ सर शाहिद रिजवान को, और मैं ये चाहूँगी कि सर आप तमाम देखने वालों को अपना तारुफ अपनी ज़बानी करवाइए ताकि सब देखने वाले आपको समझ सकें, जान सकें और पहचान सकें। ओवर टू यू सर। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले तकरीबन 2000 में मैट्रिक की, फिर 2003 में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का ब्रिटिश कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, मुल्तान से ही। फिर इसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज अ क्रिसन टेक्सटाइल मिल में एज अ फोरमैन जॉब हुई। कुछ अर्सा वहाँ जॉब की फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद कुछ अर्सा जॉब करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच कर गई। 2000 तकरीबन 6 से 2009 तक मैं इन्वायरमेंट था ईएमएस के नाम से, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें मैं अपनी खिदमत से अंजाम देता रहा। और ये जो मेरा सिस्टम जो पे हम काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड्स को हमने बनाया कि मुल्तान में, लाहौर में एयर पोल्यूशन के अंदर जो गैसेस हैं और किस किस मकदार में, कितनी कितनी मकदार में जो गैसेस हैं और उनको फ्यूचर में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर हमने काम किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था ईएमएस, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि जायका की कोलैबोरेशन से, जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी के ताउन से ये प्रोजेक्ट रन किया गया। और इसमें जो मेरी जिम्मेदारी थी एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की थी, और मुख्तलिफ शहरों में थे, और हर 15 दिन बाद वो इंस्ट्रूमेंट उतार के उनके रिजल्ट्स के एनालिसिस करते थे कि हमारे किस शहर में कौन सी गैसेस कितनी कितनी मकदार में एयर के अंदर मौजूद हैं और इन फ्यूचर ये कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं। फिर इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट्स एनालिसिस करने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मिनिस्ट्री ने कैबिनेट डिवीजन में भी पेश किया और फेडरल मिनिस्ट्री में भी पेश किया। उन्होंने इनकी बेस के ऊपर फिर शुरू शुरू में जो है सीएनजी रिक्शे इंट्रोड्यूस करवाए। 2 स्ट्रोक रिक्शों पे पाबंदी लगाई गई और 4 स्ट्रोक रिक्शे इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो 2 स्ट्रोक रिक्शा है वो नियर अबाउट 20 जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, के बराबर पोल्यूटेड कर रहा था एयर को। एनवायरनमेंट की तरफ गवर्नमेंट लेकर आई और सीएनजी वगैरह को भी प्रमोट किया गया उस दौर में। तो ये इस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा रहा। और उसके बाद मेरी इस्लामाबाद से पोस्टिंग लाहौर हो गई, इन ईपीडी में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में। एजेंसी से हम डिपार्टमेंट के अंडर आ गए, वहाँ पर भी खिदमत से अंजाम देते रहे। वहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा
ऑफिस है EPD का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये नेशनल हॉकी स्टेडियम की नीचे ही है, वहीं पे मैं अपनी सर्विसेज देता रहा। फिर उसके बाद तकरीबन 2010 में मेरी जॉब हो गई टैपटक में। कुछ अर्सा मैंने कसूर में सर्व किया और उसके बाद फिर मैं मुल्तान आ गया। 2010 से लेके अभी तक मैं यहीं पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और शोभा इलेक्ट्रिकल में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ सालों में पढ़ाता रहा हूँ। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। जज़ाकल्लाह। ओके सर, बहुत खुशी हुई आपकी जर्नी के बारे में सुन के। आप बहुत एक्सपीरियंस हैं और माशाल्लाह आपने काफ़ी वसी तजर्बा भी हासिल किया। तो सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करते हैं या आपका जो होम टाउन है वो कोई और सिटी है? जी, बेसिकली मेरी बाय बर्थ मुल्तान से ही है, लेकिन ननियाल वगैरह मतलब फैसलाबाद से था। तो बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी मुल्तान सिटी से ही है। ओके सर, ठीक हो गया। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ये जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड सेलेक्ट की है, तो इलेक्ट्रिकल के शोबे में आने की क्या वजह थी? इलेक्ट्रिकल की फील्ड इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि आपको पता जितनी भी वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड है। वाहिद सोर्स है अभी हमारे मुल्क में जो मतलब जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चल रही हैं और इसकी तकरीबन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को के साथ आपस में उनके साथ अटैच है। ये इसमें इलेक्ट्रिकल में हमारे बच्चे एटॉमिक एनर्जीज में भी जाते हैं, वापडा में भी जाते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो ऑयल एंड गैस, केमिकल की इंडस्ट्रीज हो गई और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं जितने। इसके अलावा ये जो वॉर फैक्ट्री है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, आर्मी के इदारे हैं, वापडा के इदारे हैं, जनरेशन के इदारे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं। वापडा मतलब बिजली पैदा करने से लेके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक, उसकी इरेक्शन तक और उसकी फॉल्ट और ट्रेसिंग, तमाम चीज़ें इसमें हमारे बच्चे सीखते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है ये मैट्रिक के बाद। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये बच्चे दूसरे ममालिक में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और एक अच्छा ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान के जो है 700 में। ये असल में इंटरनेट जो है उसके सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है बार बार ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। सर जब मैं थी स्कूल में फिर कॉलेज में तो मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की थी कि जब बच्चे जो हैं वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जा रहे होते थे तो अक्सर लोग ये कहते थे जी आजकल जो इलेक्ट्रिकल का ट्रेंड है, फिर लोग कहने लगे जी केमिकल का ट्रेंड है, फिर लोग कहने लगे कि मैकेनिकल का ट्रेंड है। तो इसके जो फील्ड में बच्चे इंजीनियरिंग कर जाते हैं वो आगे जो है सीईओ या जो अपर मैनेजमेंट है उसमें जाते हैं। तो आप मुझे ये इसके बारे में वाज़ेह करेंगे कि ये क्या फ़िलॉसफ़ी थी और इसकी क्या वजूहात हैं और ये ट्रेंड कैसे बन रहे थे? इसके बिहाइंड द सीन क्या थ्योरी है? ये एक्चुअली सीन ऐसे है कि हर चीज़ का एक ट्रेंड टाइम टू टाइम आता रहता है। गैप होता है, जिस चीज़ का भी गैप जनरेट हो जाता है के अंदर तो उसी चीज़ का ट्रेंड फिर बन जाता है। आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट कम है तो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो जिस तरह वो तलब और रसद वाला सिलसिला है, इसी तरह यही वाला सिलसिला है कि जो भी अगर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर बचे, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए और मार्केट में खपत नहीं होगी तो वो
बच्चे जो हैं जितने जॉब पे लग गए तो लग गए, उसके बाद बाकी जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे टेक्निकल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन में ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने एफएससी की है और वो बीएससी भी कर ली है, तो बीएससी करने के बाद उसके बाद टेक्निकल स्किल नहीं है, तो वो बरसे रोजगार नहीं होता। हमारी इस जो एजुकेशन है, ये टेक्निकल एजुकेशन है, इसके अंदर हम बच्चा हमारा वो एक स्किल सीखता है। वो 3 साल में इतना काबिल हो जाता है कि वो अगर उसको जॉब नहीं भी मिलती मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो कम अज़ कम अपनी शॉप बना सकता है। अपनी शॉप बना के एक मुआशरे का पॉजिटिव जो है वो फ़र्द बनकर मुआशरे का हिस्सा बन सकता है। मुआशरे पे बोझ नहीं बनता, बल्कि एक ऐसा फ़र्द बनता है जो मुआशरे को लेके चलता है। क्योंकि आपने कहा आजकल जितने भी इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, आपको वो मार्केट में मिलते हैं तो अनपढ़ लोग, इतने मतलब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में नहीं आते। जो हमारा बच्चा होता है वो टेक्निकल, उसके पास डिग्री होती है डीएई की, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। उसे ये बताता है कि अगर आपने किसी घर में लाइटिंग स्कीम भी बनानी है, तो उसके भी कुछ फार्मूले हैं कि इस कमरे के अंदर कितने बाई कितने का कमरा, इसमें कितने फर्द हैं, कितना सामान है, और वो अगर स्टडी रूम है तो वहाँ पर लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, अगर वो ड्राइंग रूम है तो वहाँ पर लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, अगर वो कुकिंग एरिया है तो वहाँ पर लाइटिंग स्कीम कैसी होनी चाहिए, अगर वो आपका बेडरूम है तो वहाँ पर लाइटिंग स्कीम कैसी होनी चाहिए। तो हर चीज़ के हिसाब से हम बच्चे को सिखाया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया जाता है उसे कि इन लाइट चीज़ों के लिए लाइटिंग स्ट्रीम ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो वो बच्चा एक मतलब अनपढ़ आदमी की तरह वहाँ पर लाइटिंग डिज़ाइनिंग करेगा। वो एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह वहाँ पर वो निकालेगा, करेगा, वहाँ पर देखेगा कि मेरी नीड क्या है, कितनी फ्लक्स की क्वांटिटी चाहिए, कितनी एनर्जी मुझे चाहिए इस ये जगह पे। तो ये मुख्तलिफ स्कीम्स हैं लाइटिंग की। कुछ फ्लड लाइटिंग है, कुछ डायरेक्ट लाइटिंग होती है, कुछ इनडायरेक्ट लाइटिंग होती है। तो वो बच्चे को पता है कि मैंने यहाँ पर कौन सी लाइटिंग स्ट्रीम इस्तेमाल करनी है। वो पढ़ा हुआ बच्चा है, वो इसमें यहाँ पर एक तो ये काम करेगा, एक आपको ऐसा इलेक्ट्रिशियन मिलेगा जो मतलब कि सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बेस पे नहीं, टेक्निकल पहलुओं को देखते हुए भी आपकी वायरिंग घर की करेगा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा जो बच्चा होता है वो इवन यहाँ तक कि एक तो खाली आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिशियन हजरात जो आपके घरों के अंदर वायरिंग करते हैं, नए घर बनते हैं, तो वो बस चुप करके वायरिंग करते हैं और आपको बताते हैं जी वायरिंग हो गई। हमारा बच्चा प्रॉपर उसकी ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग बनाता है 2D 3D, ठीक है। तो उस ड्राइंग के नक्शे के अकॉर्डिंगली वो उसके बाद उसकी वायरिंग करता है, और वो जो ड्राइंग उसने बनानी है वो उसने बनाने के बाद देनी है उस मालिक को जिसके पास उसने काम किया, और उसे बताएगा इन फ्यूचर में आप कहाँ कहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पर आप इसको मजीद सोलर सिस्टम के एडिशन कर सकते हैं। अगर आपने डबल बिल्डिंग बनाई है या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, कहाँ पे आपने लाइट रखी है कि कहाँ पर आप इसको मजीद फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो बाकायदा नक्शे की डायग्राम या सीडी की सूरत में और पेपर वर्क की सूरत में वो को प्रोवाइड करता है। तो ये एक बड़ा ये काम करता है, और फिर वो अपनी शॉप बना सकता है, काम कर सकता है। किसी फर्म में जाता है तो वहाँ पर एक ऐसा शाइनिंग स्टार होता है जो कि उस फर्म को भी लेके चलता है। तो ये चीज़ें हैं, उसमें रिवाइंडिंग करते हैं मोटरों की। हमारे जो यहाँ से डिप्लोमा करते हैं मोटरों की रिवाइंडिंग का काम भी करते हैं। 3 साल डिप्लोमा होम अप्लायंसेस का काम भी करते हैं, जो घरेलू आलात हैं इनके काम की रिपेयर मेंटेनेंस हो गई। इस पावर हाउसेस में जाते हैं जहाँ बिजली, फिर इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जगह पे जाते हैं जहाँ पर सिर्फ क्या है कि लाइट बिजली की तरसील के लिए जो ट्रांसमिशन लाइनें बिछ रही होती हैं वहाँ पर काम करते हैं। हैवी ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर उनको बिछाने के लिए कहाँ का काम, उनकी इरेक्शन का काम, उनकी मेंटेनेंस का काम। तो ये तमाम काम हमारे जो बच्चे होते हैं डिप्लोमे वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, वो करते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया और इसके अंदर तदरीस का हिस्सा बना कि ये वो ऐसी फील्ड है कि ये मतलब फोर एवर चलने वाली एक टेक्नोलॉजी है कि सीजनल नहीं है कि सीज़न होगा तो ये काम चलेगा। ये हर फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल की नीड ऐसी ही है जैसे जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जी मैडम। जी
مجھے لگتا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، مائک کا کوئی ایشو آیا۔ جی سر، میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اب آواز آ رہی ہے۔ جی سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنی فیلڈ، اپنا سسٹم، اپنے اسٹوڈنٹس اور ان کا ورک، ان کا روڈ میپ اور ان کا فیوچر اور ان کا جو وے آف ورکنگ ہے وہ سمجھایا۔ تو یہ بہت آپ نے بریفلی مجھے جو ہے نا چیزوں کے بارے میں بتایا۔ تو سر میرے ذہن میں ایک سوال اور آ رہا ہے جو کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، حالانکہ میں نے اس کو ٹوسٹ کرنا تھا، لیکن کیونکہ ہم اس ٹاپک پر چل رہے ہیں تو اس ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں۔ میرے کچھ کزنس ہیں، میرے بڑے ہیں جو کہ انجینئر ہیں، یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو جب ہم ان سے یہ کہتے تھے بھئی تم اب الیکٹریکل انجینئر ہو تو تم ایسا کرو، یہ یو پی ایس ٹھیک کر دو، یہ یو پی ایس خراب ہو گیا ہے، یا یہ جو چھوٹی چھوٹی بلب ہے یا وائرنگ ہے بٹن بدل دو، پنکھا جو ہے یہ اس کی وائرنگ خراب ہو گئی تم۔ تو وہ بڑے پراؤڈلی یہ کہتے تھے جی میں کوئی جو ہے نا الیکٹریشین نہیں ہوں، میں انجینئر ہوں، تو یہ تو الیکٹریشینس کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے یہ بھی جملہ بڑا سنا اپنے ہی فیملی میں کہ جی جب ہم انجینئر ہیں تو جب ہماری جاب لگتی ہے تو ہم نے صرف اور صرف انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ فزیکل لیبر ورک نہیں کرنا ہوتا کیونکہ ہم انجینئر ہیں۔ تو یہ تو کام جو ہے نا یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں نا ڈپلوما والے یا اس سے نیچے والے لوگ وہ کرتے ہیں۔ سر اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ مطلب یعنی کہ کیا تھیوری ہے، اس میں کتنی ریالٹی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور اگر سارا کام ڈپلومے والے نہیں کرنا ہوتا تو پھر اس کو ہی آگے جانا چاہیے؟ یہ انجینئرز جو ہے اس میں کیا پریورٹی ہوتی ہے، اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ جی جی، کنیکشن کا بھی ایشو آ رہا ہے، آئی تھنک یہ بھی کنیکٹڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے میڈم؟ جی سر مجھے آواز آ رہی ہے، اصل میں یہ اوور آل انٹرنیٹ جو ہے نا وہ آج کل کیا آپ ذرا ٹھیک نہیں چل رہا۔ ہو گیا، آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے تو میں کنٹینیو کروں اس کو۔ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، جی جی آپ کنٹینیو کریں پلیز، آپ مجھے جواب دیجیے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے، اس کے سگنلز کافی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری بات مکمل نہیں ہو پا رہی۔ تو ہم دوبارہ سر کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑی زیادہ جو ہے دلچسپ گفتگو چل رہی تھی، سر آج مجھے بڑے ٹیکنیکل پہلوز بتا رہے تھے، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اچھی طرح اپنی جو نالج ہے اس کو انہانس کروں اور ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہیں اس سے بہت کچھ سیکھیں۔ تو یہ بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں اور ایسے قابل لوگ جو ہیں وہ کم کم میسر ہوتے ہیں، تو میں اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہتی ہوں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ سر دوبارہ جو ہے وہ جلدی ہمیں جوائن کریں تو ہم اپنی باتیں جو ہے وہ مکمل کر پائیں۔ تو کچھ دیر ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر ان کا انتظار کرنا ہے۔ ابھی میں نے سر کو میسج کیا ہے کہ مجھے بڑی امید ہے کہ سر کا انٹرنیٹ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے تو ہم دوبارہ بات کر سکیں، تو ہماری باتیں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں۔ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے یہ، اور میں کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا جو باتوں کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو یا کہیں پر ٹوٹ جائے۔ ہم جو ہے ان باتوں کو کرتے رہیں تاکہ ہمارا جو لرننگ کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہو جائے۔ تو مجھے بہت شوق ہے لوگوں کا انٹرویو لینے کا، ان سے باتیں نئی نئی سیکھنے کا، ان کے تجربات سے سیکھنے کا، اور ان کے جو اپنے نظریات ہیں یا انہوں نے جو چیزوں کو کس طرح سیکھا ہے۔ تو یہ انٹرویو جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کے ذریعے ہم بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو سیکھ پاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انٹرویو جو ہے یہ اس طرح کی ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔
तो अब देखते हैं कि सर हमें कब ज्वाइन करते हैं। आई होप उन्होंने मेरा मैसेज देखा होगा और वो जल्दी जो है दोबारा विजिबल होंगे। जी, सर ने ओके का मैसेज कर दिया है और मुझे लगता है कि वो अब दोबारा से इसको रिकनेक्ट करते हैं, तो फिर हम उनसे बातें करते हैं। इंटरनेट ने आजकल सबका जो है वो काम ख़राब किया हुआ है। पता नहीं क्या बात है कि ये चीज़ें जो हैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही। तो मैं बड़ा ईगरली वेट कर रही हूँ कि सर जो है वो ज्वाइन करें, ताकि हम अपनी बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करें। तो साथ-साथ मैं आपको ये बताती रहूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और इसको आपको ये लगता है कि ये सेशन जो है सबके लिए फ़ायदेमंद है, इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन-भाइयों, अपने वालिदैन सबके साथ शेयर करें। उनको ये एजुकेशनल कंटेंट जो है वो देखने के लिए इन जो है वो आप इनकरेज करें। आप लोग कमेंट करें, कमेंट पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। और आपका ये जो एनहांसमेंट है या आपकी इनकरेजमेंट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है कि मैं दोबारा ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो क्रिएट करूँ। तो बराए मेहरबानी आप मेरे तमाम कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अभी मैं ये नीचे टिकर में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो चला रही हूँ, तो आप यहाँ पर मुझे जो है वो देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का प्रोफाइल, मेरी लिंक्डइन का प्रोफाइल, मेरा यूट्यूब चैनल और मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे आपको मेरा कंटेंट तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जो है इसको देख सकते हैं और इससे जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट आ गया। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या आप जी मुझे मैडम। सुन पा रहे हैं? जी सर, जी, जी, आपने आवाज़ आ मेरा सवाल सुना था, आप प्लीज़ जवाब दीजिए। जी सर, आवाज़ आपकी आ रही है, आप बोलिए। जी मैडम, जी क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैंने ये इंजीनियर्स के मुँह से सुना है कि जी हम अब इंजीनियर हैं तो अब हम ये छोटे-छोटे काम नहीं करेंगे, या अगर हम किसी कंपनी में हमारी जॉब लग जाती है तो हमारा जो काम होता है वो मैनेजमेंट होता है, जो नीचे लेबर वर्क होता है वो हमारा काम नहीं होता। तो सर ये क्या ये पॉसिबल है कि जब तक एक इंजीनियर जो है वो प्रैक्टिकली अपने हाथ से जो है वो काम ना करे जी मैडम, अगर तो आपको वो मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं जी जी सवाल का जवाब देना शुरू करूँ? जी सर बिल्कुल, आप मुझे जवाब दीजिए बिल्कुल। जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना जवाब दीजिए, हमारे ऑडियंस आपको सुन पा रहे हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी मैडम, तो जी, आपका जी। सवाल था कि आपके कज़न वगैरह या कुछ लोग या जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो इंजीनियरिंग करने के बाद उनका एक आंसर होता है कि हम तो इंजीनियर हैं, हमसे जो छोटे मोटे काम है ये हम नहीं करेंगे, हमारे जो अंडर काम वाले बच्चे हैं वो करेंगे। ये सही होता है। अक्सर बच्चों को बस ये एक हाइप होती है कि शायद वी आर सुपीरियर्स, कि हम तो हमें जाते ही वहाँ जाके कमांड संभाल लेनी है और हमारे नीचे काम करेंगे। मैं समझता हूँ जब तक आपको खुद काम करना नहीं आता, आप किसी से वो काम बेहतर, क्योंकि अगर वो सामने ही गलत काम कर रहे हों तो आप, जब आपको में नो हाउ नहीं है, आप उसे कैसे रोकेंगे कि आप भाई ये गलत काम कर रहे हैं, इसको इस तरीके से करना था। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए आपको काम का खुद से करना आना होना। जब तक आप खुद काम करके अपने हाथ से नहीं, तब तक आप किसी से काम ले भी नहीं सकते। इसी तरह है कि एक मजदूर या एक मिस्त्री गलत दीवार खड़ी कर रहा है और उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है जो उसको चेक एंड बैलेंस कर, से लेके शाम तक उसने मेहनत की, वो सारी दीवार ही टेढ़ी या गलत खड़ी कर दी, जो शाम तक पता चलेगा गिरानी ही पड़ेगी। तो एक तो टाइम का भी वक्त ज़्या, मटेरियल का भी ज़्या, वक्त का भी ज़्या, और जो एफर्ट्स उसने लगाई उन चीज़ों का जो है वो ज़ाया हो जाएंगी जो उतनी देर में उसने की। इसलिए आपके सुपरवाइज़र को, इंजीनियर को रही हैं, अगर आप उसमें कहीं भी गलती करते हैं तो आपका सुपरवाइज़र, आपका इंजीनियर आपको वहीं पे रोके कि भाई ये काम ऐसा था, इसको इस तरीके से ठीक करें। तो तभी आप उससे बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में सकते हैं, एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं और एक अच्छा इंटरनेट की वजह से जो बेहतरीन जवाबात आ रहे थे, हम उनको सुनने से जो है कासिर हो रहे हैं बार-बार, और मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है। और मेरी इंतहाई कोशिश है कि जो है हम इस इंटरव्यू को कंटिन्यू कर पाएँ। आज पता नहीं क्या वजह है कि इंटरनेट ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मेरा इंटरनेट जो है वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि सर शाहिद का इंटरनेट जो है वो भी कमज़ोर है। तो जैसे ही बात अपनी पीक पर पहुँचती है, सर जो है वो अपनी आंसर को देने लगते हैं, तो ये जो इंटरनेट है ना वो उनको वहाँ से हटा देता है। अब सर देखें जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो विज़िबल नहीं हो पा रहा। तो आई होप कि वो दोबारा इसको जॉइन करें तो हम इसको कर पाएँ। ओके सर, इंटरनेट जो है ना वो आपको जवाब नहीं देने दे रहा। इंटरनेट बार-बार जो है ना, जब आपकी बात अपनी पीक पर पहुँचती है तो वो जो है जो डिस्टॉर्शन है वो क्रिएट कर देता है। तो इस वजह से जो है ये हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों आजकल इंटरनेट बहुत ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर एक ना प्राइवेट मैसेज का भी ऑप्शन बना हुआ है। एक मैसेज लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। तो आप उसमें जो है ना मैसेज करके भी मुझे आंसर दे सकते हैं। मैं इसमें आपको मैसेज सेंड करती हूँ, तो इसमें से आप मुझे बता सकते हैं। तो क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैं आपको मैसेज लिख रही हूँ, तो आप देखिए कि आपके पास मेरा मैसेज आया है। तो अब मुझे लगता है कि इंटरनेट कुछ बेहतर हुआ है। तो सर की जो स्क्रीन है वो कुछ विजिबल हो गई है मेरे पास। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मैडम, आवाज़ आ रही आप है। मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं यही कह रही थी कि आज इंटरनेट ने बहुत परेशान किया हुआ है। जैसे ही आप अपने जवाब की पीक पर पहुंचते हैं तो इंटरनेट जो है वो सारी चीज़ को ब्रेक कर देता है, और इस इंटरव्यू को जो है उसने बड़े बुरे तरीके से मुतासिर कर दिया है।
हालाँकि मुझे जैसे ही जो है ना इसमें एक क्यूरियोसिटी और एक एन्जॉयमेंट का फैक्टर क्रिएट होने लगता है ना, तो ये इंटरनेट जो है वो उसको सारा बूम करके ब्लास्ट कर देता है। तो सर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हम ये कोशिश करते रहेंगे, तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं और हमने इन्हीं से सीखना है और इसी तरह ही हमने आगे बढ़ना है। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, तो हम इस कन्वर्सेशन को, ये जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, इसको हम ज़रा ट्विस्ट करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पहलू पर बात करते हैं हम। सर आप ये बताएंगे कि आपने जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में इतने अरसे से पढ़ाया है, तो इसमें आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा? इसमें मुख्तलिफ टेन्योर मैं समझता हूँ आते रहे, मुख्तलिफ साल आते रहे, स्टूडेंट आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ही बहुत प्यारा स्टूडेंट फारूक नाम का लड़का था, मोहम्मद फारूक। वो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में भी वो बच्चा हमारा इसी जीसीटी मुल्तान का थ्रू आउट ऑल ओवर दी पंजाब उसने फर्स्ट पोजीशन ली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। उसने सेकंड ईयर में भी, दूसरे साल में भी पूरे पंजाब में फिर अव्वल पोजीशन अपनी बरकरार रखी। फिर उसने तीसरे साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है पोजीशन पूरे पंजाब लेवल पे, मतलब पंजाब से मुराद है तो जिस तरह ये छोटे जो दूसरे बोर्ड्स हैं ना, 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, ये हर डिस्ट्रिक्ट का या ज़िले का या एक रीजन का होता है। तो हमारा ये जो टेक्निकल बोर्ड है, ये है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर। ये पूरे पंजाब लेवल का एक ही होता है। ये मतलब अटक से लेके रहीम यार खान तक एक ही बोर्ड है टेक्निकल एजुकेशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस बच्चे ने तीसरे साल भी अपनी उस रवायत को बरकरार रखते हुए पूरे पंजाब भर में उसमें उस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की और हमें उसे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आया। सबसे बढ़ के जो मेरे लिए इंस्पायरेशन वाली बात थी और बच्चों को भी मैं बताता हूँ, इसमें जो चीज़ उसके वालिद साहब, उसके फ़ारूक के वालिद साहब हमारे कॉलेज के बिल्कुल बाहर एक फ्रूट की रेडी लगाते थे और उन्होंने उस रेडी से उस बच्चे को पढ़ाया और माशाल्लाह एक तरबियत की जो उन्हें अपने वालिद का भी नाम किया, अपने असातिज़ा का भी नाम रोशन किया, अपने इदारे का भी नाम रोशन किया। तो वो जो लम्हा था 3 साल में वो जो बच्चे के साथ जो हमारा वक्त गुजरा कि यूआईटी लाहौर में इलेक्ट्रिकल में उसका एडमिशन हुआ, स्कॉलरशिप उसको मिली, तो वो बड़ा एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट था कि हमारा है बच्चा हमारे इदारे से पढ़ा हुआ आगे गोल्ड मेडलिस्ट भी है और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी। वो ऐसी होती हैं, ऐसे होता है जिस तरह हमारा रियल बच्चा, अपना बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है और वो जब आके मिलता है अभी कि सर आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ या इस अच्छी पोस्ट, तो वो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो वो मोमेंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम भुला नहीं पाते। सर बहुत अच्छा आपने मेरे साथ वाकया जो है वो शेयर किया, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। तो इसी से आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओहो! आज पता नहीं क्या बैड लक है, जैसे ही जो है वो अच्छी गुफ्तगू शुरू होती है, पता नहीं मेरे और सर के शायद सितारे नहीं मिल रहे या क्या मसला है। तो ये जो इंटरव्यू है इसमें बार-बार इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है। अल्लाह करे कि मेरी सर से बात मुकम्मल हो जाए, तो क्योंकि ये ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, तो अल्लाह करे कि सर दोबारा ज्वाइन करें। तो ये बहुत अच्छी और मोटिवेशनल भी साथ-साथ गुफ्तगू चल रही थी। तो सर जो हैं वो, जी सर आप इसने इस चीज़ को माइंड नहीं करना, बस आपने जो है अपनी बात मुकम्मल करने की तरफ कोशिश करते रहना है और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ आपकी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू सुनने के लिए। तो सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पास में एक ब्रेक हो रही थी, अब बोलिएगा जरा दोबारा से। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये जो डिस्टॉर्शन हो रही है इसको माइंड नहीं करना और हमने अपनी गुफ्तगू जो है वो पूरी करनी है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा पैशन है नहीं कोई बात इंटरव्यूज़ और नहीं, इंटरव्यू से मैं सीखना, समझता हूँ, मैं और भी इसी ये सारे सोसाइटी का मसले हिस्सा हूँ। मसाइल चलते ठीक है, रहेंगे। मुझे पता है, मुझे अंदाजा है। तो और डोंट आजकल वरी ना। आजकल तो हाँ जी, ये आजकल बड़ा वैसे भी अच्छा नेट का मौका इशू है। आ रहा है।
हाँ जी, 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 हाँ जी। जी, हाँ जी। तो आपसे जो है वो वर्चुअल जो ये मेरी मुलाकात हो रही है, तो मैं इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को जाने नहीं देना चाहती किसी भी सूरत। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी गुफ्तगू करते रहें, ताकि जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं ना, उनका फ़ायदा हो। उनको जो रियल मोटिवेशन है, जो रियल लर्निंग है, वो मिले। मेरा मोटिव ये है कि एजुकेशन जी, जो है जी। वो सब तक इस तरह पहुँचाना। तो आजकल हमारे बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो सर हम चलते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छा वाकया शेयर किया, और मुझे भी एक वाकया याद आ गया कि हमारा एक रिलेटिव था जो कि उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ था, बहुत टैलेंटेड बच्चा था। इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ था, उसका मेरिट नंबर बहुत अच्छे थे। तो लेकिन उसने फिर उसको किसी बड़े ने कहा कि तुम ऐसा करो, डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में एडमिशन कर लो। उसने वो कर लिया। तो उसके बाद जो है उसको ये पता चला कि ये डिप्लोमा करने के बाद भी जो है इंजीनियरिंग में 2-3 सीटें डीएई डिप्लोमा वालों की भी होती हैं। तो उस कोटा में चला गया। उस कोटे के बाद उसकी जो है इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गई, और फिर उसने अपनी क्लास में टॉप कर लिया, और अब वो कराची में बहुत अच्छी जगह पे पोस्ट पर लगा हुआ है। तो सर ये आप ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ वाकया चलते रहते हैं। तो इससे मुझे भी बड़ी चीज़ें जो है वो रिमेंबर हो रही हैं। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे ये हाथ से सिग्नल भी दे सकते हैं कि यस आई एम लिसनिंग टू यू। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं सर। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम जल्दी से अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका शायद माइक बंद है। जी, जी मैडम, आवाज़ आ रही है। जी एक्चुअली सर, सर मैं हम ये कह रही हूँ। जी, जी, आप जी, बोलिए, आप बोलिए। जहाँ तक आपको मैंने कहा आवाज़ आई है, जो आपने सुन लिया वहाँ तक मुझे बता दें, मैं उसके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन कज़न के हवाले से जो कह रहे थे इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर की एक वो होती है, एक ना उनको कि भी शायद हम जाते हैं कि काम करेंगे तो हमारे नीचे एक सुपरवाइजन मिल जाएगी, और बहुत से ओहो! मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रही हूँ इस बात से कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको दोबारा रीशेड्यूल करें। आपको मेरी आवाज़ जी आ रही मैडम। है? सर आप जल्दी से अपना एक मैसेज दे दीजिए सुनने वालों को, हम इस इंटरव्यू को दोबारा रीशेड्यूल करेंगे, फिर हम बैठकर जो है वो घंटा जो है इस पर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। इसको मैं दोबारा रीशेड्यूल करती हूँ इंटरव्यू को। अब अपना एक मैसेज दे दीजिए सुनने वालों को। ये सर मैंने मैसेज में लिखा है, अपना एक मैसेज दे दीजिए सुनने वालों को। मैडम, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अपना एक मैसेज दे दीजिए, हम इसको भी वाइंड अप करते हैं, हम इसको दोबारा रीशेड्यूल करेंगे। अब सुनने वालों को अपना एक तजर्बाती पैगाम दे दीजिए। मुझे लगता है कि इंटरनेट ने हमारे इस इंटरव्यू की धज्जियां बस उड़ा दी आपकी हैं। आवाज़ नहीं बहुत मुझे आ बुरी रही हालत मैडम। कर दी है। सर मैंने मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज पढ़ें अपना। मैं दोबारा लिख रही हूँ, एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें वो दे दीजिए। जी सर, आप मैसेज पढ़िए, मैसेज मैंने लिखा है आपको दोबारा चैट में। ये नौजवान, जी, 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 मैंने पढ़ा मैसेज। मेरा तमाम सुनने वालों को एक मैसेज है, काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। यहाँ के तक के हदीस नबवी है, हमारे पाक वसल्लम ने खुद पसंद फरमाया, और यहाँ तक कि अपने कपड़े को पेबंद लगाने तक का काम आया तो उन्होंने अपने हाथ से काम किया। तो इसलिए
کا بھی فرمان ہے کہ ہنرمند جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو ہاتھ سے کام کرنے والے ہنرمند ہیں، اسکل ورکر ہیں، لیبر ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑے پیارے ہیں. ان سے ہی ہمارا معاری ہے اور رات کا سما ہے. یہ سب پریکٹیکل کی مرہون منت ہے کہ دن ہے تو دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، رات ہے تو رات میں بھی دن کا ایک سماج بنا ہوا ہے. تو یہ سارے کا سارا الیکٹریکل والوں کی مرہون منت ہے، اور یہ ان ورکرز کی روزمرہ کی کوششیں، کاوشیں ہیں جو کہ یہاں پر بھی اپنے ملک میں بھی جا کر ایک سرمایہ جو ہے اپنے ملک میں بھی بھیج رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کا بھی سلسلے کا ایک باعث بن رہے ہیں. کوئی کام بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف کرنے والا ہو، لگن ہو، محنت ہو، ہر منزل اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. میری تو یہ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے بھی حوصلہ نہیں ہارے. دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے، منزل دور ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی نیت لگن سچی ہوگی تو اس منزل پہ ضرور پہنچ جائیں گے. اور اس چیز کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، اللہ جب کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی میڈم کے ساتھ تو یہ والی چیزیں ہمیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی. انشاءاللہ بہتر طریقے سے آئیں گے اور ایک اس سے بہتر انٹرویو کریں گے. کچھ باتیں ہم بھی پوچھیں گے جو ہمارا ایکسپیرینس، جو چیزیں ہمیں نہیں پتا وہ انشاءاللہ انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے ماں کی گود سے لے کے قبر کی کوکھ تک جو ہے نا وہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو سیکھنے کا عمل جاری ہے. تو سیکھنے کا عمل جب تک جاری رہتا ہے تب تک انسان کچھ نہ کچھ اپنے اندر اپنی پرسنالٹی میں اپنی گرومنگ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جس اسٹیج پر بھی ملے. تو اس کے ساتھ ساتھ تمام سننے والوں کا شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ڈسٹربنس بھی ہوئی اس کے لیے ہم دونوں آپ سے معذرت خواہ ہیں جو سننے والے ہمارے صارفین ہیں، کیونکہ ان کو ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑا. انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ. تو سر نے بہت اچھا میسج دیا، اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ نے دوبارہ ان کی باتوں کو بریک کر دیا. تو تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، ان لوگوں کا جو ہمیں لائیو دیکھا اور جو بعد میں ہمیں ریکارڈنگ سنیں گے. تو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ یا آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تک اپنا خیال رکھیں. تو پھر ملتے ہیں دوبارہ ایک نیو انٹرویو، نیو فیس. سر پھر آ گئے ہیں. اوکے جی سر. جی میڈم. سر مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ بہتر ہو گیا ہے، تو ہم اب اس 2-4 سوال نہ کر لیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے جی ہیں میڈم، موسٹ تو ہم ویلکم، 2-4 موسٹ باتیں ویلکم. کر لیتے ہیں. تو کیونکہ ایسے موقع کم ملتے ہیں تو آپ بھی مصروف ہیں. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب ایم ایس سی کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں، یا ابھی آپ کر رہے ہیں ایم ایس سی میری ہی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب میں جی ہیں جی آپ بھی. تو جی جی سر میڈم. اس طرح تو آپ میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں. تو جی جی. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ابھی آپ یونیورسٹی میں یہ جو کر رہے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج آپ کو بھی کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس میں؟ کیا پرابلمز ہیں آپ کے ساتھ؟ بس اصل وہ سب سے بڑا ایشو تو یہ آیا نا کہ میری تو ایک سوچ ہے کہ سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا، وہ تو انسان سیکھتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو مطلب ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا ہماری جاب کے دوران، ایک اسٹڈی میں اور پڑھانے اور پڑھنے کا معاملہ آپ کو پتہ ہے انٹائر ڈفرینٹ تھا. تو اب جب اس کو دوبارہ ایک سلسلے کو جوائن کیا تو ہرڈل یہ تھی کہ صرف ٹائم مینجمنٹ جو تھی نا وہ سب سے بڑی ہرڈل تھی ہمارے لیے، کہ ہم ٹائم نکالنا اور اس طریقے سے جس طرح ایک پراپر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی طرح بیٹھ کے پڑھنا، بچوں کے درمیان گھر والوں کی وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ دوبارہ سے اس کو جو تھا سلسلہ اس کو کنٹینیو کرنا تھوڑا سا ذرا ڈیفیکلٹ تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ مینج ہو گیا الحمدللہ. یہ بس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور پیاروں کی دعاؤں سے میں سمجھتا ہوں ہو گیا. نہیں تو ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ، اگر کوئی لینا تھا کام شاید کوئی اس سے بہتر کام لینا ہوگا، جس کی وجہ سے کوشش کر رہی ہے. اور الحمدللہ مطلب کہ 8 سبجیکٹ مکمل ہو گیا. لاسٹ 2 سبجیکٹس ہیں، فائنل ایئر ہے، فائنل سیمسٹر چل رہا ہے اور اس میں صرف 2 سبجیکٹس رہ گئے. باقی
جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم پاس ہو گئے اور مطلب ہے کہ بہتر طریقے سے پاس آؤٹ کر لیا اس کو۔ اچھا سر، آپ نے یہ چیلنجز کب، مجھے لگا آپ کہیں گے سر فرحان گیلانی کے ایڈمنسٹریشن سے آپ کو پرابلمز ہیں، یا جو ہمارے سینئرز ہیں وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ کے ساتھ جو چیلنجنگ ماحول میں ہے، لیکن آپ نے وہ کوئی گلا نہیں کیا یونیورسٹی کا، بس آپ نے جو اپنے ذاتی مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ تو جب میں یونیورسٹی میں تھی تو کچھ اور چیلنجز تھے، آئی ڈونٹ نو وہاں پر کیا جی جی، ماحول ہے۔ بس ہم تو میڈم ویکینڈ جاتے ہیں، ہم تو مہمان ہوتے ہیں یونیورسٹی والوں کے، تو ویکینڈ میں 2 ڈیز ہوتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے، تو ہم اس لیے پھر اتنا زیادہ وہ پرابلمس فیس نہیں ہم نے کی جو عام اسٹوڈنٹ کرتا ہوگا، تو اس وجہ سے بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ پلیٹ فارم جو ہے اے آئی کا، جو ہمارا ٹیچنگ کا سلسلہ چل رہا ہے لرننگ کا، تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے، مطلب کہ جس سیکھنے کا عمل یہاں پہ بھی ہمیں ایک اپرچونیٹی اللہ نے دی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے سیکھنے کے نئے نئے پہلو، نئے نئے طریقے، اے آئی ٹولس کو استعمال کرتے ہوئے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طریقے سے کلیبریشن کر کے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی بہتری کے لیے کیا کیا کچھ بتا سکتے ہیں، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم اس ٹریننگ کو بھی، اور دعا گو ہے اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ بھی ہمیں کامیاب کرے، اور ہم یہاں سے کچھ ایسے پازیٹیو چیزیں سیکھ کے جائیں جو ہم ایک معاشرے کا مزید پازیٹیو فرد بن کے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر پائیں۔ سر نو ڈاؤٹ آپ کو یہاں پر جو ایکسپیرینس ملے گا وہ گلوبل ہوگا، تو یہاں پر جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف پاکستانی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، اور بڑی سیکھنے کے لیے بڑی ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ کو چیزیں جو ہے یہاں پر ملیں گی، اور سب سے جو سیکھنے کا عمل ہوگا وہ آپ کا نیٹ ورک ہوگا، کنیکشن بلڈنگ ہوگا، لوگوں سے بات چیت کرنا اور جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملے گا، یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے سسٹم کی۔ تو سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ پھر انٹرنیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو سر پھر ویزیبل نہیں ہے، تو بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تو مجھے لگتا ہے میں اس کو بند کرنا چاہیے، کافی لمبی بات چیت ہو گئی ہے۔ جی سر، انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیں بات نہیں کرنے دے گا، آج انٹرنیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس انٹرویو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو جی اللہ حافظ۔ اللہ جی۔